सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है किंग चैंग को कि अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर चुकी होते हैं शाओ चेन को रोकने के लिए, उसको मारने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर उसे सुनाई देती है किसी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट की, जहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है जाइंट एप को, जो की वही 4 हाथों वाला बंदर होता है जिसका नाम होता है युआन, और वो बन चुका था शाओ चेन का दोस्त। और उसके यहाँ पर केवल आने से ही किंग चैंग अटैक नहीं कर पाती शाओ चेन के ऊपर। जो नजारा देख के तो वो भी शॉक हो जाती है कि आखिर शाओ चेन को बचाने के लिए एक 4 हाथों वाला जाइंट बंदर कहां से आ गया। और ऐसा भी नहीं था कि ये जाइंट एप यहाँ पर अकेला ही आया हो, बल्कि वो तो आया होता है अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में, जिसमें शामिल होते हैं उसी के जैसे तो नहीं लेकिन 2 हाथों वाले काफी ज्यादा पावरफुल बंदरों की टीम। मंकी युआन को अपने पास में देखकर शाओ चेन भी चौंक जाता है। वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो मंकी युआन यहाँ पर अपनी केवल एक स्माइल दिखाता है शाओ चेन की तरफ। और अब जैसे ही किंग चैंग ने थोड़ा ऊपर जाकर अपनी नजर घुमाई होती है चारों तरफ, तो उसको नजर आते हैं काफी सारे बंदर। उसे ये बात तो जरा सी भी समझ में नहीं आई होती है कि आखिर अचानक से इतने सारे बंदर यहाँ पर कैसे आ गए, ये शाओ चेन की मदद क्यों कर रहे हैं। ये बात तो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी इन लोगों के लिए, लेकिन इनमें से किसी को भी ये पता ही नहीं होता कि शाओ चेन का दोस्त है असल में वो 4 हाथों वाला बंदर। इसके फिर अगले ही सीन में हमें नजारा दिखाया जाता है नदी के किनारे वाले वाटरफॉल का, जहाँ पर गॉड्स के स्टैचू बने हुए होते हैं। वहाँ पर पानी की धारा भी जा रही थी और उसी मोमेंट पर वहाँ पर शाओ चेन को लेकर पहुंच जाता है वही जाइंट एप, जिससे तभी शाओ चेन ये कहने लगता है, वैसे भाई तुम मुझे बताओ जरा कि आकर मेरे तीनों ही दोस्तों ने तुम्हें कन्विंस से कैसे कराया था यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम किसी की भी बातों में इतनी आसानी के साथ में नहीं आते हो। तभी वो शाओ चेन को बताता है कि तुम अपनी इंजरीज को हील करने के लिए जल्दी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि तुम पहले के जैसे हो जाओ। शाओ चेन उससे कहने लग जाता है कि ब्रदर मंकी प्लीज आप मेरे बारे में चिंता मत करो, बस मेरी बॉडी थक चुकी है और एनर्जी खत्म हो चुकी है इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये कमजोरी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी और मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसी वजह से तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। जिस मोमेंट पर तभी ऊपर की साइड से जाइंट एप के किंगडम के बंदर उसको बुलाने लगते हैं कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि किसी राजा का उसके किंगडम से ज्यादा समय तक दूर रहना ये अच्छी बात नहीं होती। इसी वजह से शाओ चेन तभी कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो साथी हैं वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जिससे कि फिर जाइंट एप शाओ चेन की बात को मानता है और यहाँ से तुरंत ही चला जाता है अपने साथियों के साथ में। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि उसने अपना भाईचारा निभाया और शाओ चेन की हेल्प भी की। उसके जाने से पहले शाओ चेन कहने लग जाता है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय में मैं भी तुम्हारी जरूर से हेल्प करूंगा। जिसके जाने के बाद अब तभी वहाँ पर शाओ चेन के पास में उसके तीनों ही घोस्ट दोस्त और आ जाता है कोको। कोको तो यहाँ पर शाओ चेन को देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि वो चलते हुए पहुंच जाता है शाओ चेन के ही ऊपर। शाओ चेन उससे कहता है कि कोको प्लीज चिंता मत करो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं एकदम ही ठीक हूँ। शाओ चेन साथ ही साथ अब मैं तीनों ही घोस्ट दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तुम लोग समय रहते मेरे मंकी दोस्त को यहाँ पर लेकर आ गए, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना आज मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। तुम लोगों के जैसे दोस्त अगर किसी के हो तो आकर कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन इन तीनों के पास में एक और जानकारी होती है जिसके बारे में वो शाओ चेन को बताना चाहते थे। वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके फाइनली पता लगा लिया है लैन नुओ के ठिकाने के बारे में। जो बात सुनकर तो शाओ चेन भी शौक रह जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आकर वो कहाँ पर है, क्योंकि शाओ चेन के पास में लैन नुओ ही इकलौता रास्ता होती है जिसकी वजह से वो वापस से अपने घर पर जा सकता था। ये तीनों ही शाओ चेन के हाथ में एक स्क्रोल को थमा देते हैं जिसके अंदर एक जगह का नक्शा बना हुआ था, और हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर इन लोगों ने कहां से प्राप्त किया था। और हमें दिखाया जाता है बारबेरियन ट्राइब के सैक्रिफाइसल साइट को, जहां पर इन तीनों को ही काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। वहां के सारे रिचुअल भी कंप्लीट करने पड़े थे। वहां का एक बहुत ही फेमस डांस होता है जिसको करने की वजह से उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और ये तीनों के तीनों वैसे भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं अपने दोस्त शाओ चेन की जान बचाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। तब जाकर फाइनली इन लोगों के हाथ में एक ऐसा स्टोन लगा होता है जिसकी मदद से शाओ चेन की हेल्प की जा सकती थी। ये लोग तो वहाँ की ट्राइब की गॉडेस के सामने अपना सर झुका देते हैं, जिसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि केवल इस एक स्टोन की मदद से ठिकाने के बारे में पता लगाया जा सकता है पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर किसी के बारे में भी। और इस स्क्रोल के अंदर असल में मौजूद होता है स्कल माउंटेन का बोन ट्री, यानी कि एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर चारों तरफ ही दिखाई देंगी तो केवल और केवल हजारों सालों पुरानी हड्डियां। जो चीज देखकर तो शाओ चेन भी कहने लगता है कि यानी कि ये वहाँ का नक्शा है जो कि दिया है वहीं पर रहने वाले ही लोगों ने, क्योंकि वहीं पर मिलेगी उसको लैन नुओ। तो फिर शाओ चेन काफी अच्छे तरीके से उस पूरे के पूरे नक्शे को एनालाइज करने लगता है कि आखिर उसको लैन नुओ कहाँ पर मिलेगी। उसे पता लग जाता है कि लैन नुओ उसको मिलने वाली है बोन
बोनशी के अंदर जहाँ पर रहती हैं हड्डियां ही हड्डियां। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है किंग चैंग को, जो कि अपने साथियों के साथ में जा रही होती है शाओ चैन को ढूंढने के लिए। उसे तो ये बात समझ में भी नहीं आती कि आखिर अचानक से ये शाओ चैन गया तो गया कहाँ पर। वैसे भी किंग चैंग के एल्डर्स ने ऑर्डर दे दिया था कि उन्हें शाओ चैन को जल्दी से जल्दी ढूंढ के निकालना होगा और उसको जान से भी मारना होगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं शाओ चैन को, जिसके ऊपर कोको बैठा हुआ था। उसके हाथों में होता है नक्शा, जिसको फॉलो करते हुए ही शाओ चैन आगे बढ़ रहा था और अब वो लोग पहुंचने वाले होते हैं बोनशी में। शाओ चैन अभी कैसी जगह पे पहुंच चुका होता है जहां से उसको साफ साफ नजारा दिखाई दे रहा था हड्डियों के सागर का। उसे नजर आता है कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी के सभी बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट यहीं पर आकर ही मरते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि ये है एक तरीके का ग्रेवयार्ड और उसी के अंदर हमें भागते हुए दिखाया जाता है एक पर्पल ड्रैगन किंग के बच्चे को, जिसको देख के तो शाओ चैन भी चौंक जाता है। वो कहने लगता है कि ये तो है एक छोटा सा ड्रैगन किंग, जिसके पास में जैसे ही जाने की कोशिश करने लग जाता है कोको, तो उसको तुरंत ही पकड़ लिया होता है शाओ चैन ने। वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इतने जल्दी वहां पर ना जाओ। जिससे भले ही कोको थोड़ा सा नाराज हो गया था, लेकिन उसी मोमेंट पर हमें वहीं पर अब नजारा दिखाया जाता है स्वॉर्ड डीमन का, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक बंदा होता है ये तो हम सभी के सभी पहले से ही जानते हैं। और वो असल में उसी ड्रैगन किंग को ही चैलेंज कर चुका था उसको जान से मारने के लिए, जिसे देखकर तो शाओ चैन भी चौंक जाता है कि आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। और साथ ही साथ फिर हमें नजारा दिखाया जाता है मरी हुई हड्डियों के सागर का, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल और केवल मौजूद है तो हड्डियां ही हड्डियां। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग बिजली की रफ्तार से यहाँ पर वहां पर जाता हुआ देख पाते हैं उसी लिटिल पर्पल ड्रैगन किंग को, क्योंकि असल में उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहा होता है वही स्वॉर्ड डीमन, जिसके स्लेशिंग अटैक तो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पर्पल ड्रैगन किंग भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। तभी फिर स्वॉर्ड डीमन ये कहने लग जाता है कि मुझे ये जो मौका मिला है तुम्हें जान से मारने का, तुम्हारी ताकत को लेने का, पावर लेवल में एक और कदम आगे बढ़ने का, उसे मैं किसी भी हाल में गवा नहीं सकता। लेकिन फिर तभी उसका मुकाबला करने के लिए तभी वो पर्पल ड्रैगन किंग यूज करने लग जाता है अपनी थंडर पावर को, जिसकी मदद से उसने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिए होते हैं डुगू स्वॉर्ड डीमन के ऊपर। लेकिन ये हमले चाहे कितने भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं होते। वो काफी आसानी के साथ में उनका मुकाबला कर सकता था और वो कर भी रहा था। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें नजारा दिखाया जाता है बोनशी की एक और जगह का, जहाँ पर हम लोग डली हुई देख पाते हैं काफी ज्यादा विशालकाय किसी बीस्ट की हड्डियों को। और उसी मोमेंट पर वहां पर तभी भागते हुए और अपनी जान बचाते हुए पहुंच जाता है वही पर्पल ड्रैगन किंग, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए वहां पर पहुंच जाता है स्वॉर्ड डीमन, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक बंदा होता है ये तो हम सभी के सभी अच्छे तरीके से ही जानते हैं। वो यहाँ से वहां पर तेजी के साथ में भागते ही जा रहा था। स्वॉर्ड डीमन तभी उससे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि किसी का भी शिकार करने से पहले उसको भगा भगा के थकाया जाता है, और आखिरकार मैं ऐसा कर भी चुका हूँ। तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा बेकार है कि मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए आया हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, जो कि अब टूटने वाला है। जिसकी वजह से वो तुरंत ही निकाल लेता है अपनी मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड को, जिसकी मदद से उसने कर दिया होता है अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैशिंग अटैक उसी पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर। लेकिन फिर तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है, क्योंकि तभी अचानक से ही बीच में आ जाती है कि स्वॉर्ड, जिसमें से निकलने वाली पावर काफी आसानी के साथ में स्वॉर्ड डीमन के अटैक को रोक लेती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को और चारों तरफ के माहौल को फ्रीज भी कर देती है। जो चीज तो स्वॉर्ड डीमन के लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है कि आखिर उसके सामने ये इतना ज्यादा पावरफुल बंदा कौन आ गया। जहाँ पर फिर असल में हमें नजारा दिखाया जाता है एक गॉडेस का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर होती है, और ये पर्पल ड्रैगन किंग तभी पहुंच जाता है उन्हीं के पास में। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पर्पल ड्रैगन किंग भी उन्हीं का ही पालतू हो। तभी वो कहने लग जाती है कि बच्चे तुमने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, चलो अब यहाँ से चलने का भी वक्त हो चुका है। जिससे कि वो सबसे पहले उस पर्पल ड्रैगन किंग की जान बचा के उसको यहाँ से भगा देती है। स्वॉर्ड डीमन को देख के ये कहने लग जाती है कि इसके तो नेचर में ही है लोगों को जान से मारना। लेकिन वो जैसे उसके ऊपर अपनी निगाहों को गड़ाती है, उसे अच्छे तरीके से देखते हैं, तो उन्हें ये पता लग चुका होता है कि असल में इस बंदे का हार्ट पूरी तरीके से ही करप्ट हो चुका है इविल पावर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है लोगों को मारने का काम। वो सोचती है कि इस काम में इस बंदे की कोई भी गलती नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ से जाने लगती है। यहाँ से जाने के बाद स्वॉर्ड डीमन भी तुरंत ही रिलीज भी हो चुका था, और फिर स्वॉर्ड डीमन ये कहने लग जाता है कि अब आखिरकार मुझे मिल चुका है ड्रैगन आइलैंड के ऊपर मेरा एक असली ओपोनेंट, क्योंकि ऐसी ताकत आज तक पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर किसी के अंदर भी नहीं थी जो कि मुझे रोक सके। लेकिन ये जिसने भी किया है आखिरकार अब बन चुका है मेरा असली ओपोनेंट, क्योंकि मुझे नजर आ चुका है कि केवल और केवल इसी के अंदर ही ताकत है स्वॉर्ड डीमन का मुकाबला करने की। इसी वजह से वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को रेज करके यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर साथ ही साथ वो अपने कुछ स्लैशिंग अटैक्स को करते हुए
भी जा रहा था। इस मोमेंट पर तभी हम लोग वहीं पर छुपा हुआ एक और बंदे को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर काफी समय से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उसे जैसे ही आवाज और हड़कंप सुनाई देती है इस वॉर्ड डेमन की, तो वो कहने लगता है कि आखिर ये कौन आ गया जो कि इतना ज्यादा शोर मचा रहा है। और जैसे उसने अपने आगे का नजारा देखा होता है तो सब कुछ बिखर चुका था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आगे ये किया तो किया किसने होगा। जिसके बाद फिर उसी तरफ ही जाते हुए हम लोग देख पाते हैं शाओचेन और उसके चारों ही दोस्तों को। शाओचेन कहने लगता है कि अब तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि इस वॉर्ड डेमन और ड्रैगन किंग दोनों के दोनों वहां से जा चुके होंगे। अभी तो इतनी ज्यादा शांति हो चुकी थी इन लोगों के सामने। शाओचेन कह रहा था कि लेकिन वाकई में उस ड्रैगन किंग के पास में जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, क्योंकि वॉर्ड डेमन की स्पीड और अटैक से बच पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता किसी के लिए भी। लेकिन ये बात सुनकर तो कोको नाराज हो जाता है क्योंकि शाओचेन किसी और की तारीफ जो कर रहा था। शाओचेन कहने लग जाता है कि आखिरकार हमने एक ड्रैगन किंग को ढूंढ ही लिया, जिसकी वजह से अब बाकी के सभी फैक्टर्स भी उसके सामने आ जाएंगे। इसी वजह से वो कहने लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से बढ़ते हुए सावधानियों को बहुत ही ज्यादा बरतना होगा, क्योंकि इनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं होती कि आखिर कौन सा खतरा इन लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन फिर तभी ये लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन टैबलेट के सामने, जो नजारा देखकर ये लोग चौंक गए थे। और साथ ही साथ उसको देख के शाओचेन कहने लगता है कि इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उसने येलो रिवर के पास में एक और स्टोन टैबलेट को देखा था। और ये वही जगह होती है जहाँ पर शाओचेन ने सीखा होता है की कल्टीवेशन मेथड को, जहाँ से असल में शुरुआत हुई थी शाओचेन के असली कल्टीवेशन करने की। वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी कोई चीज इमोर्टल रियल में और वो भी ड्रैगन आइलैंड के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जो कि पाई जाती थी उसकी खुद की मॉर्टल दुनिया यानी कि अर्थ के ऊपर। और ऐसा भी हो सकता था कि ये स्टोन टैबलेट और अर्थ पर मौजूद स्टोन टैबलेट एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड भी हो। लेकिन अब जैसे ही शाओचेन ने थोड़ा सा और गौर किया होता है तो उसको नजर आता है कि इस मोन्यूमेंट के ऊपर एक और ऐसी चीज है, यानी कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जो कि उसको समझ में भी थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था। उस पर असल में लिखा हुआ होता है इटर्नल आइलैंड के बारे में, जो चीज देख के शाओचेन सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं वो कोई इल्यूजन हो और यहाँ पर कोई तो है जो कि हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसकी वजह से फिर कोको तुरंत यहाँ से तेजी के साथ में आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया था। जिन लोगों के अब यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जो बना हुआ होता है स्टोन टेबल वो अपने आप ही गायब हो जाता है। जिसके बाद फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं और शाओचेन भी पहुंच जाता है उन्हीं हड्डियों से बने हुए पैलेस के नीचे। वो कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर हड्डियों से बनी हुई कोई ऐसी भी एक जगह होगी। वो तो इसके बारे में भी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई इंसान रहता भी हो, जिसकी वजह से ये घुस्ट यहाँ पर चारों तरफ ही घूमने लगते हैं और चीजों को देखने लगते हैं। तभी किंग ऑफ रीइंकार्नेशन को वहाँ पर डली हुई दिखाई देती है एक खोपड़ी, जिसको उठा के वो लगा लेता है अपने सिर के ऊपर और यहाँ से वहाँ पर एकदम कार्टूनों के जैसे घूमने लगता है। इस खोपड़ी को छीनने के लिए तो उसके बाकी के साथी भी उसी के पास में ही चले जाते हैं और ये लोग तो लड़ने भी लगते हैं, जिनको देख के शाओचेन भी मुस्कुराता है कि ये लोग तो हमेशा ही हर जगह ही बचपना दिखाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही गोस्ट लड़ रहे होते हैं उस एक छोटी सी खोपड़ी के लिए। लेकिन तभी वहीं पर अचानक से ही किंग ऑफ रीइंकार्नेशन टकरा जाता है एक काफी बड़ी हड्डी से, जिसके केवल उस एक हड्डी से टकराने की वजह से वो तो नीचे ही गिरने लगती है, जिसका साइज भी बहुत ही ज्यादा विशालकाय था। तो फिर ये सारे के सारे बंदे यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन ये जो हड्डियां एक दूसरे से टिकी हुई थी वो एक दूसरे के साथ में ही टकराते हुए अब तो नीचे भी गिरने लगते हैं, जहाँ पर शाओचेन कोको को बचाता है और उसे दूसरी तरफ भेज देता है। लेकिन तभी शाओचेन के साथ में होता है एक हादसा, क्योंकि अचानक से उसके पीछे ओपन हो जाता है एक पोर्टल, जिसके अंदर अचानक से ही चला जाता है शाओचेन। जो पोर्टल तो इतना ज्यादा अजीब होता है कि देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शाओचेन को किसी एक अलग ही रियल्म के अंदर ले जा चुका हो, जिसके बारे में शाओचेन ने कभी जाना भी नहीं था। उसे तो ये पता ही नहीं होता कि अचानक से आखिर वो कहाँ पर आ गया। जहाँ का नजारा देखते हुए जब वो सोच ही रहा था तो फिर इसी मोमेंट पर अचानक से ही शाओचेन के ऊपर हमला कर दिया जाता है। उससे ये भी कहा जा रहा था कि तुमने मेरे घर पर आकर तबाही मचाई है, जिसके अटैक को शाओचेन ने अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से डॉज भी कर दिया था। और ये अटैक असल में एक बंदे ने किया होता है जिसका हमें नाम बताया जाता है ल्यूमो, जो कि पावर लेवल में एकदम ही सेम होता है शाओचेन के ही जैसे, क्योंकि इसका भी पावर लेवल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के 5th लेवल का, जिसको साथ ही साथ एक स्पेशल स्पिरिट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। उसे देख के शाओचेन कहने लगता है कि आखिर मैं तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या समझो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ल्यूमो को तो शाओचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि तुमने मेरे घर को बर्बाद किया है, तुमने मेरी सारी की सारी सजावट को एक पल में ही बर्बाद करके रख दिया, जिसकी तुम्हें सजा तो जरूर से मिलेगी। जिससे कि फिर उसने तुरंत ही अपने छोटे छोटे पंखों की मदद से हमला करना शुरू कर दिया था शाओचेन के ऊपर, जिनके अटैक्स को रोकने के लिए शाओचेन यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल शील्ड का।
शॉचेन यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का, जिसकी मदद से ये अटैक उसे टच भी नहीं कर पाते। जो नजारा देखकर तो ल्यू मू भी शॉक हो जाता है कि उसके सामने आकर ये पावरफुल बंदा कौन आ गया। जिसकी बात को सुनकर फिर तभी शॉचेन अपना जवाब देने लगता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी कोर्टयार्ड को बिगाड़ा, और वैसे क्या तुम उन हड्डियों के बारे में बात कर रहे हो जो कि बाहर लगी हुई थी। माफ करना, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी का कोर्टयार्ड तो वैसे नहीं हो सकता, लेकिन वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं ऐसा करना चाहता था। जो बात सुनकर ल्यू मू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर तो है ही। शॉचेन कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने वो खराब किया है तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें सही भी करके दे दूंगा। जो बात सुनकर ल्यू मू कहने लग जाता है कि लेकिन तुमने जितना भी बर्बाद किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर से मिलेगी। जिससे कि वो तुरंत यहाँ पर अपनी असली पावर को दिखाने लगता है शॉचेन के ऊपर हमला करने के लिए। ल्यू मू के पास में हमें दिखाए जाते हैं उसके काफी सारे पोर्टल, जिसकी मदद से वो कहीं पर भी और किसी भी समय में कैसे भी करके आ सकता था। जिसकी पावर को देख के तो शॉचेन भी शॉक रह जाता है। वो कहने लगता है कि वाकई में यह बंदा काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ऐसी ताकत के साथ में तो आज तक शॉचेन का मुकाबला भी नहीं हुआ था। जिस मोमेंट पर अब तभी वो दोबारा से अपनी पावर का यूज करने लगता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। जिस टेक्निक को यूज करने की वजह से शॉचेन की बॉडी में एक ऐसी पावर यूज हो रही थी, वो अपने आप ही काफी तेजी के साथ में खिंचते हुए पहुंच जाता है ल्यू मू के पास में। शॉचेन को तो ये चीज समझ में भी नहीं आती कि अचानक से आखिर ये उसके साथ में क्या होने लगा, क्योंकि असल में जो ल्यू मू होता है उसने अपने काफी तगड़ा अटैक भी कर दिया था शॉचेन के ही ऊपर, जिसकी वजह से वो एक वॉल से जाके टकरा जाता है, जिसे ब्रेक करते हुए ल्यू मू ने दोबारा से अपनी ओर ही वापस से खींच लिया था। लेकिन शॉचेन भी बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, क्योंकि वो भी अपने एक काफी तगड़े पंच को हिट करने वाला था ल्यू मू के फेस के ऊपर, जिसकी वजह से ल्यू मू दोबारा से शॉचेन को अपने आप से दूर कर देता है। तो फिर शॉचेन ने अपनी ड्रैगन पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे रोकने के लिए ल्यू मू के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस पावर की वजह से उसके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। और आखिरकार इस फाइट का रिजल्ट ये निकलता है कि ये दोनों के दोनों तो है बराबर लेवल के पावरफुल। शॉचेन उसकी ताकत के बारे में समझ चुका था और वो शॉचेन की ताकत के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ चुका था। इसी वजह से फिर तभी ल्यू मू कहने लग जाता है कि देखो, मैं और तुम, हम दोनों के दोनों असल में है ट्रांसफॉर्मेशन के 5th लेवल में, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम पावर्स में मेरी बराबरी कर पा रहे हो। जरूर से तुम्हें भी एक स्पिरिचुअल मास्टर ही होना चाहिए, लेकिन ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी है मेरे लिए कि मैं अपने सामने अपने ही जैसे एक बंदे को देख पा रहा हूँ। इसी वजह से ल्यू मू अटैक करने से भी रुक जाता है, जिसकी बात को सुन के तभी शॉचेन भी कहने लगता है कि क्या तुम एक स्पेशल स्पिरिचुअल मास्टर हो। जहाँ पर तभी फिर ल्यू मू ये कहने लग जाता है कि स्पिरिट मास्टर के बनने के रास्ते पर हमें मिलता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस और टाइम, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर होने के बाद भी आकर इसे ठीक तरीके से समझ क्यों नहीं पाए। लेकिन ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि तुम काफी अच्छे तरीके से इसके बारे में जान जाओगे। जिस मोमेंट पर तभी उसने दोबारा से अपना एक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है शॉचेन के ऊपर, और वो उससे ये भी कह रहा था कि अगर आज तुम इस फाइट के अंदर मुझे हरा देते हो तो मैं सारे के सारे मसलों को भूल जाऊंगा जो भी तुमने किया है। लेकिन शॉचेन तो अभी भी उसके साथ में फाइट करते हुए यूज कर रहा था अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस का ही। तो फिर ल्यू मू कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जहाँ पर शॉचेन ने तभी फिर अपनी फॉर्मेशंस को यूज किया होता है, जिनके बारे में अब जब समझने लग जाता है ल्यू मू। लेकिन उस मोमेंट पर शॉचेन तो अपना काम कर चुका था और अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी करने लग जाता है, जिसका मुकाबला अब करना होगा ल्यू मू को। लेकिन ल्यू मू तो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे तो इस फॉर्मेशन से जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तो ल्यू मू के चारों तरफ ही क्रिएट हो जाती है काफी सारी सीलिंग फॉर्मेशन, जिन्हें देखते हुए वो शॉचेन से कहता है कि क्या तुम वाकई में मेरे अटैक्स को काउंटर करने के लिए इन्हीं फॉर्मेशंस का ही यूज करने वाले हो। तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा बचकाना है। तुमने आकर ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे स्पेस के अंदर आकर मुझसे फाइट में जीत भी पाओगे, क्योंकि ल्यू मू ने भी यहाँ पर बना ली होती है अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस को। मोमेंट पर अब शॉचेन ने तुरंत ही यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी फॉर्मेशंस की पावर को, जिनका मुकाबला जब यहाँ पर कर रहा होता है ल्यू मू, तो हमें दिखाया जाता है इन दोनों के ही बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग, जिसकी वजह से तो यहाँ पर सारा का सारा नजारा ही बदल जाता है, क्योंकि ल्यू मू ने ऐसा सोचा ही नहीं था। यहाँ पर ये इतनी ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग होने की वजह से उसका यह पूरा का पूरा स्पेस ही ब्लास्ट होने लगता है, जिसका असर में बाहर की तरफ भी दिखाया जाता है और ये दोनों के दोनों बाहर भी आ चुके थे। जहाँ पर ल्यू मू शॉचेन की ताकत को देख के ये कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारी ताकत तो सच में काबिले तारीफ है। वैसे क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर वो बताने लगता है कि मेरा असल में नाम है शॉचेन, और उसी मोमेंट पर उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर किंग यामा शॉचेन से पूछने लग जाता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर तुम अचानक से गायब कहाँ
पर हो गए थे। तो शॉचन बताता है कि चिंता मत करो, मेरी मुलाकात वैसे एक महाशय के साथ में हो गई थी जिसको मैंने सबक भी सिखा दिया। लेकिन जैसे ही लियू मू ने शॉचन के साथ में देखा होता है इमॉर्टल बीइंग्स को, तो वो लोगों को देख के कहने लग जाता है कि वैसे ये यहाँ पर केवल 3 ही क्यों है, अगर चौथा भी कोई होता तो देखने में मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता। जैसे कि गोस्ट तुरंत ही उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें वैसे छोटे से बच्चे को भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इमॉर्टल बीइंग ही है जिसको तुम्हें गिनना ही पड़ेगा। और कोको का एटीट्यूड तो यहाँ पर कोई भी संभाल भी नहीं सकता। जिसके बाद फिर लियू मू अपनी रियल में जाते हुए ये कहने लगता है कि मेरा नाम है लियू मू और अब हमारे बीच में कोई भी फाइट भी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ से जल्द ही चले भी जाओगे। जिसको देख के तो शॉचन भी सोचता है कि ये बंदा सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है। जिसके बाद फिर शॉचन यहाँ पर चारों तरफ का नजारा देखने लगता है और तभी कोको को नजर आता है शॉचन के ऊपर एक छोटा सा मार्क, जिसको देख के तो शॉचन भी शॉक रह जाता है, क्योंकि ये असल में बनाया होता है एक लिटिल ट्री ने जब शॉचन की उनके साथ में फाइट चल रही थी। उसे तो ये पता भी नहीं होता कि इसकी मदद से उसे ट्रैक भी किया जा सकता है। और फिर में अगले ही सीन में जंगल के अंदर दिखाया जाता है किंग चैंग के साथियों को जो कि ढूंढते फिर रहे होते हैं शॉचन को, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी मिला भी नहीं था। जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि यानी कि ये लड़का पिछली बार के जैसे ही आज फिर से गायब हो गया। लेकिन फिर इसी मोमेंट पर उसे वहीं पर आते हुए नजर आ जाती है लिंगर, जो कि अपने यूनिकॉर्न के ऊपर बैठ के आई होती है। तो किंग चैंग उससे कहने लगते हैं कि मुझे बताओ जरा, क्या तुम्हें किसी ड्रैगन किंग के बारे में पता चला? जिससे कि लिंगर बताने लगती है कि वैंग टोंग और काइलो दोनों के दोनों एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं ड्रैगन किंग को ढूंढने के लिए। लेकिन अभी भी हमारी अलायंस के काफी सारे ऐसे बंदे बचे हुए हैं जो कि किसी तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों को भी वहीं पर ही जाना चाहिए। हमें जल्दी करनी होगी जहाँ पर हमें शायद हमारा शिकार भी मिल सकता है। जिससे कि किंग चैंग आगे बढ़ने लगती है और उसके साथ ही उससे कहने लगते हैं कि लेकिन हमें जो हमारे एल्डर ने ऑर्डर दिया था आखिर उसका क्या होगा, हमें उनका भी तो पालन करना होगा। जिससे कि किंग चैंग कहने लगते हैं कि अब क्योंकि हमारे पास में समय नहीं बचा है शॉचन को जान से मारने का, तो क्यों ना किसी और को ही लगा दे हमारा ये काम पूरा करने के लिए। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता